हेलो डियर फ्रेंड्स, क्लास 9th बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर में आपका वेलकम है। आज हमारी बायो की फर्स्ट क्लास है और इस फर्स्ट क्लास में हम लोग बायो का फर्स्ट चैप्टर नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि लाइफ की बात अगर होती है तो लाइफ की बात होती है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होती है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंडामेंटल यूनिट की बात की जाए, फंडामेंटल यूनिट मतलब बेसिक यूनिट की बात की जाए, तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो जनरली हमारे दिमाग में आते हैं एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स और भी हमारे सराउंडिंग में जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे सामने हैं। लेकिन आप प्रेजेंट टाइम में देखिए तो आपको पहले से भी पता है, आपको नॉलेज भी है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो आपको आपकी आंखों से नहीं दिखते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में आप पढ़े हैं, प्रेजेंट टाइम में आप देख भी रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्मॉल स्केल पर छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन बीइंग्स को नुकसान भी पहुंचाया है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे वायरसेस हैं या बैक्टीरिया हैं, ये बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ये आपको आपकी आंखों से दिखते नहीं हैं। अगर हम अपने बात करते हैं एनिमल्स की या प्लांट्स की बात करते हैं तो हम क्या बात करें? हम बात करें कि ठीक है, अगर हम बॉडी के तौर पर देखें ह्यूमन बीइंग्स की या एनिमल्स की, तो हम लोग बहुत सारी लाइफ प्रोसेस होती हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस होती हैं जिसको हम लोग सस्टेन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक क्या है, ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिस्पिरेशन हो गया और जो है न्यूट्रिशन हो गया, और भी बहुत तरह की प्रोसेस हैं जिसमें आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है या परफॉर्मेंस हैं जो ह्यूमन बीइंग्स में होती हैं। लेकिन ये तो लिविंग का करेक्टर्स है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका ये करेक्टर्स है कि वो ये सब ये सब एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करेगा ही करेगा। लेकिन अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के सबसे बेसिक यूनिट पर आएँ, क्या जो रिस्पिरेशन है, वो रिस्पिरेशन जो है, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स की बात करें कि अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ऑर्गेनिज्म की बात करें, ऑर्गेनिज्म जो है कोई भी, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं तो ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना है, मतलब उससे स्मॉल स्केल की बात करें तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम आता है। ऑर्गन सिस्टम में जैसे हम लोग देखते हैं हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है ना, जिसमें हार्ट आता है, ब्लड आते हैं और भी कई चीज़ें हैं। हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम्स मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इन ऑर्गन सिस्टम को और स्मॉल स्केल पर देखें तो ऑर्गन्स आते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं, स्मॉल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा स्टमक है, हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये एक तरह का ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है ना, इसोफेगस है। तो ये ऑर्गन्स हैं स्मॉल स्केल पर। ये ऑर्गन्स किससे मिलकर बने हैं और बात करें तो ये ऑर्गन्स मिलकर बने हैं टिश्यूज से। ये इससे और बेसिक कॉन्सेप्ट है। और अगर हम टिश्यूज की बात करें तो टिश्यूज किससे मिलकर बने हैं? जी हाँ, ये सब मिलकर बने हैं सेल से। तो ये सेल जो है, यही जो सेल है, इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेल वर्क परफॉर्म करती है, ये जो सेल वर्क परफॉर्म करती है, वही वर्क आपको ऑर्गेनिज्म में भी मिलकर दिखेगा। मतलब रिस्पिरेशन हमारी सेल के द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन हमारी सेल के द्वारा, जो भी सिस्टम है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ में शामिल है, जो आपको देखता है, वो सभी फंक्शंस ये सेल हमारी करती हैं। ये जो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर हम बात करते हैं
कि इन बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की, स्ट्रक्चर एंड प्लांट या एनिमल की, तो माइक्रोस्कोप से ये देखा गया कि ये स्मॉल छोटी छोटी यूनिट्स हैं जिनसे मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। और ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं इनको कहा गया सेल्स, इनको कहा गया सेल्स कहा गया। सेल्स के बारे में जो डिफाइन दी गई, जो बताया गया, अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने बताया कि सेल के स्ट्रक्चर से ही ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। हर एक जगह पर पाए जाने वाली सेल्स में डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिफरेंसेस पाए भी जाते हैं। आपके स्टमक में जो सेल्स पाई जाएगी, आपके ब्लड में जो सेल्स पाई जाएगी, उनमें सिमिलरिटीज़ नहीं होती है, इसीलिए उनके स्ट्रक्चर में भी क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन में इनके डिफरेंसेस होते हैं। ये सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेल के बारे में बताया गया, एनी फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इज द आउटकम ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल। जी हाँ, जो यहाँ पर लिखा गया है कि कोई भी फंक्शन हमारा ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है, वास्तव में वो सेल की एक्टिविटीज़ के द्वारा डिसाइड होता है। हमने अभी ये आपसे बात इसको ब्रीफ में डिस्कस की। अब बात करते हैं सेल के डिस्कवरी की। सेल की जो डिस्कवरी है, वो खोज है, वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में पीस ऑफ कॉर्क होता है एक जो है डेड ढक्कन जिसमें आप लोग यूज करते हैं बॉटल वोटल को बंद करने में, तो ये कॉर्क के ढक्कन में उन्होंने इसकी डिस्कवरी की और इसका जिक्र उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में किया। और उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए जब शुरुआत में इसका स्ट्रक्चर देखा और इसकी हेल्प की थी। उस समय एक माइक्रोस्कोप बन गया था, तो उसकी हेल्प से इन्होंने इसके माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसकी डिस्कवरी की और बताया कि कॉर्क का ढक्कन है या जो कॉर्क है, जो ढक्कन के टाइप में यूज होता है इस समय, ये कॉर्क कंटेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब। मतलब ये इन्होंने देखा तो जैसे ये स्ट्रक्चर है, तो इस तरह के इन्होंने स्ट्रक्चर की बात की कि इस तरह का स्ट्रक्चर जो है जैसे हनीकॉम्ब में पाया जाता है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर ये कॉर्क सेल में इन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया और कहा कि इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। ये देखिए, इसमें छोटे छोटे स्मॉल स्केल पर बहुत ऐसे कंपार्टमेंट्स हैं जो आपको आपकी आंखों से नहीं दिखते हैं। इन्होंने ये जो डिस्कवरी की माइक्रोस्कोप से देखा और इसके बारे में खोजा और उस समय इन्होंने बताया, चूंकि जो सेल उन्होंने देखा था वो एक डेड सेल थी कॉर्क की, तो उन्होंने बताया कि सेल वाज अ डेड एंड एम्प्टी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ओरिजिन। तो ये एक्चुअली ये अगर अभी प्रेजेंट की बात करें तो ये बात सही नहीं है, लेकिन ये उस समय उनके अनुसार जो देखा गया था वो यही उन्होंने देखा था और ये बात अपनी बुक में उन्होंने रिप्रेजेंट भी की। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगली है कि हम लोग जो सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं वो बायोलॉजी की जो ब्रांच है जिसको हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं, उसमें हम इसको इस चीज़ को पढ़ते हैं, एक अलग तरह की ब्रांच है। अब हम बात करते हैं सेल्स के टाइप्स की। तो अगर हम देखा जाए ओरिजिन के बेसिस पर, तो सेल दो तरह की होती हैं, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और एक है यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में आप कैसे डिफरेंस क्या कर सकते हैं, तो देखिए, अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं, लाइफ के ओरिजिन की, लाइफ के सस्टेन करने की बात करते हैं अर्थ पर, तो आपको पता है कि सबसे पहले अर्थ पर जो लाइफ का जो ये माना जाता है कि लाइफ प्रोड्यूस हुई है वो वाटर में है। तो वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म जनरेट हुए हैं वो सबसे पहले सिंपल, एकदम सिंपल लाइफ जनरेशन हुआ। सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हुए या प्रोड्यूस हुए या जनरेट हुए, उसके बाद मोर कॉम्प्लेक्स बनते गए। और अगर हम देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और भी जो प्लांट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो यहाँ पर जो इसी के बेसिस पर हम सेल्स को दो पार्ट में, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, दो पार्ट्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स से, तो ये ऐसी सेल्स हैं जो इनिशियली
जो ऑर्गेनिज्म इनिशियली अर्थ पर जनरेट किए हैं बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो लाइफ की सारी एक्टिविटीज शो करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक, ऐसे ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। वो सिंपली ज़्यादातर यूनिसेलुलर, मैक्सिमम यूनिसेलुलर ही हैं, तो इनको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और दूसरी जो सेल्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूकैरियोट्स बोलते हैं। तो अगर हम बात करें इनके बीच डिफरेंसेस की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो सेल्स हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं, 1 to 10 माइक्रोमीटर, और इनकी यूकैरियोटिक की लार्ज होती हैं 5 to 100 माइक्रोमीटर। ये मतलब ये चूंकि बहुत बेसिक सेल्स हैं इसलिए इनका साइज बहुत स्मॉल है, ये स्मॉल स्केल पर है। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। इस मेम्ब्रेन को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंट होती है, इसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात ही नहीं कर सकते। इन ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंगल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है मोर देन 1 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स के बारे में आपको अभी ज़्यादा नहीं पता होगा, या अगर आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे तो आपको हो सकता है नॉलेज हो, लेकिन क्रोमोसोम्स अभी केवल आप क्रोमोसोम्स के बारे में देखिए। हम इनके बारे में, ये हमारे इंफॉर्मेशन सोर्स होते हैं, हम आपको इसके बारे में और ब्रीफ में अगले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। सेल्स ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, इसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनल्स हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया हुआ, प्लास्टिड्स हुआ, और भी सारे जो है न्यूक्लियोलस हुए, और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, क्या है, माइक्रो सेल ऑर्गेनल्स हैं जो हमारे सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें पाए जाते हैं सेल्स के अंदर भी, ध्यान दीजिएगा सेल्स बहुत छोटी होती है, उन सेल्स के अंदर भी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ये केवल यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी दिया गया है, और जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में आपको प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी, इन सब के बारे में आपको बताया गया है। तो आज हम लोगों ने एक चैप्टर की स्टार्टिंग की है और इस स्टार्टिंग में काफ़ी पॉइंट डिस्कस किए हैं, और साथ ही साथ हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस देखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियोस को देखते रहिए, जो भी प्रॉब्लम आए आप हमको ज़रूर से ज़रूर आप जो है कमेंट्स में लिखिए। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट्स में करिए, जो भी सुधार करना है हम उसमें सुधार करते रहेंगे। वीडियोस को देखते रहिए और इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। थैंक यू।